अच्छा जी, इरादा मेरा ये था कि मैं इस टॉपिक को जो है वो बहुत ज़्यादा ही नहीं लेकर चलूँगा और इस टॉपिक को जल्द अज़ जल्द समाप्त करूँगा। लेकिन ये जो है इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये काम मैं एक्चुअली कर नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने जो है ना वो यहाँ पर कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और कुछ स्टूडेंट्स वो भी हैं कि जो पर्टिकुलरली पिछले लेक्चर्स उन्होंने उस तरह से नहीं लिए। तो इस वजह से जो है वो मुझे थोड़ा-सा इसको आज टाइम देना पड़ेगा, तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा और ये इस लिहाज से भी फ़ायदेमंद होगा कि इंशाल्लाह हम जो है वो जब ये रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे, तो ये कंप्लीट लेक्चर विद एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो मौजूद होगा। अच्छा, इसके यहाँ से अब हम आज बात शुरू करेंगे। हम लोगों ने जब कल डिस्कशन की थी, तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट से रेफरेंस लिया था। हमने ये कहा था कि हमारे सेल्स में जब जीन जब वर्किंग शुरू करते हैं, तो उन जीन्स को एक पर्टिकुलर सिग्नल चाहिए होता है। बहुत सिंप्लीफाई करते हैं बात को, सिंप्लीफाई करके जो है हम बात को लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने कहा था कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से बात शुरू हुई थी और हमने ये कहा था कि हर सेल का एक प्रोमोटर होता है जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज ने ज्वाइन होना होता है। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो बेसिकली आरएनए बनाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज ने आकर प्रोमोटर पर ज्वाइन होना होता है और उस प्रोमोटर के रास्ते में एक रुकावट मौजूद होती है जिसको आप कहते हैं ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है ये हमारे सेल में ऑन भी हो सकता है और ये हमारे सेल में ऑफ भी हो सकता है। हमने क्या नाम दिया था? जो मुस्तकिल ऑन होता है उसको हमें ऑफ करना पड़ता है, ऐसे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं रिप्रेसिबल। ठीक है। और जो मुस्तकिल ऑफ होता है उसको हमें ऑन करना पड़ता है, ऐसे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं इंड्यूसिबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑन और ऑफ क्यों करना पड़ता है? ऑन और ऑफ इसलिए करना पड़ता है कि ये ऑपरेटर डिसाइड करता है कि ये जो चार जीन्स आपके पास मौजूद हैं, ये जीन ट्रांसक्राइब होंगे कि नहीं होंगे। अगर ऑपरेटर रोक देता है, ये ऑपरेटर बेसिकली क्या है? ये डीएनए का एक जो है वो छोटा सा टुकड़ा है। याद रखिए यहां से यहां तक जितना आपको नजर आ रहा है ये पूरा डीएनए का टुकड़ा है। इसका एक खास रीजन प्रोमोटर कहलाता है, एक ऑपरेटर है। अब ये वो पोर्शन है जो डिसाइड करता है कि आगे आने वाले जो जीन्स हैं उनको कोड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर ऑपरेटर जीन्स को ऑफ करवा देता है तो फिर आप उन जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते, और अगर ऑपरेटर उन जीन्स को ऑन करवा देता है जैसे G1 G2 G3 G4 इनको ऑन करवा देता है, तो ये सारे जीन्स क्या शुरू कर देते हैं? ये अपनी अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये बात इस चैप्टर के शुरू में हो चुकी है और ये मेरा जितनी मैंने आपको बात बताई है बेसिकली अगर आप 38 और 39 लेक्चर ले लें तो आप लोगों को ये बात समझने में बड़ी आसानी होगी कि बेसिकली इन तमाम बातों का क्या मतलब है। तो ये एक मुख्तसर वो कॉन्सेप्ट है। फिर हमने ये कहा था कि इवन आफ्टर ऑपरेटर अलाउज, तो हमने ये कहा था कि ऑपरेटर के अलाउ कर देने के बाद भी क्या होगा? द स्पीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज स्लो। जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? आरएनए का बनना ऑब्वियसली। स्पीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज स्लो। जब स्पीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्लो होगी तो आरएनए से प्रोटीन बनने का जो मैकेनिज्म है वो भी स्लो रहेगा। ऐसी सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू स्पीड इट अप। यानी कि अगर आपको एक प्रोटीन चाहिए, बहुत तेजी से एक प्रोटीन आपको जो है बड़ी स्पीड पर चाहिए, तो उस प्रोटीन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रोटीन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मुख्तलिफ फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो प्रोटीन बहुत तेजी से बन सके। फिर आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि अगर हमने स्पीड बढ़ानी है तो हम प्रोमोटर से अपस्ट्रीम हम जो है वो एक प्रोटीन ऐड करते हैं। अपस्ट्रीम प्रोटीन ऐड करने का क्या फायदा होता है कि प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट क्या हो जाती है? स्पीड अप हो जाती है। स्पीड अप द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो ये प्रोटीन होती है इसको कहा जाता है CAP। ये प्रोटीन है, इसकी एब्रीविएशन आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगी। ये प्रोटीन जो है ये आकर अटैच होती है एक और सीक्वेंस पे। याद रखिए ये जो सीक्वेंसेस हैं प्रोमोटर ऑपरेटर और इससे पीछे जो सीक्वेंस जिस पे ये प्रोटीन ज्वाइन हो रही है ये सारे डीएनए के सीक्वेंसेस हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये आकर प्रोमोटर से अपस्ट्रीम ज्वाइन होगी और अपस्ट्रीम ज्वाइन होने के बाद इसका पर्पस सिर्फ क्या होगा कि पहले से ऑन ऑपरेटर पर जो आरएनए की अटैचमेंट है उसको स्पीड अप करना और इसकी ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करना। ठीक है। इसकी ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करना, ट्रांसक्रिप्शन को स्पीड अप करना। ये
बात अभी तक किन में हो रही है? ये बात हो रही है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल की निस्बत बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और फिर आप लोगों को जो है वो मैंने एक और बात ये बताई थी, अगर हम बुक की तरफ चलते हैं यहाँ पर, तो आपको एक और बात मैंने उस वक्त डिस्कस की थी कि जब आप यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन, क्योंकि आरएनए से आगे प्रोटीन बननी है, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन के दरमियान में एक बैरियर होता है और उस बैरियर को आप क्या कहते हैं? उस बैरियर को आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर ये डीएनए है, इस डीएनए से इस डीएनए के एक हिस्से को आपने क्या करना शुरू किया? ट्रांसक्राइब करना शुरू किया। उसके बाद आपने उसका आरएनए बना लिया ट्रांसक्रिप्शन के बाद। फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग की और उसको भेजा साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या बना ली? उससे आपने प्रोटीन बना ली। अब प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लिहाजा उसकी जो रेगुलेशन है, उसको रेगुलेट करना, किस वक्त जीन को ऑन करना है, किस वक्त जीन को ऑफ करना है, या जीन अगर आरएनए बना रहा है तो आरएनए को साइटोप्लाज्म में नहीं भेजना पड़ेगा। क्यों नहीं भेजना पड़ेगा? क्योंकि आरएनए जहां बनेगा डीएनए में, वो डीएनए पड़ा ही साइटोप्लाज्म में होगा। किस सेल में? प्रोकैरियोट में। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। डीएनए कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। लिहाजा डीएनए जो है उसको आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वहां पर जो रेगुलेशन होती है वो बिट सिंपलर होती है। वहां रेगुलेशन ऑन ऑफ किस वक्त किया जाएगा, किस वक्त उस जीन को जो है वो ये किया जाना, किस वक्त उस जीन को ऑफ करना चाहिए, किस वक्त उस जीन को ऑन करना चाहिए, प्रोटीन को रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब कुछ यूकैरियोटिक सेल की निस्बत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो फिर यूकैरियोटिक सेल में ये सब कुछ कैसे होता है? बेटा ये बात कल भी आई थी कि यूकैरियोटिक सेल में हर एरो से पहले रेगुलेशन होती है। हर एरो से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि क्या इस स्टेप से अगला स्टेप परफॉर्म किया जाना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने क्रोमैटिन ओपन किया, ओपन कर लेने के बाद आपने आरएनए बनाया, डीएनए को ओपन किया और उससे आपने बनाया आरएनए। अब यहां से आगे भी डिसाइड किया जाएगा कि इस आरएनए को मजीद आगे प्रोसेस करना है या नहीं। फर्ज करें ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको न्यूक्लियर पोर से बाहर भेजना है या नहीं भेजना। फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आने के बाद राइबोसोम से अटैच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है प्रोटीन किसने बनानी होती है? राइबोसोम ने बनानी होती है। तो राइबोसोम जो है उससे ये मैसेंजर आरएनए अटैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर आपने प्रोटीन बना दी, तो प्रोटीन बना लेने के बाद उस प्रोटीन को एक्टिवेट करना है या नहीं करना, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा? ये सारा कुछ सेल खुद डिसाइड करेगा। और किस वजह से डिसाइड करेगा? क्योंकि जो सेल है उसने ये डिसाइड करना होता है कि कौन से टाइम पे डीएनए से प्रोटीन बनेगी और कौन से टाइम पे डीएनए से प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट है उसमें हमने ये देख लिया कि एक तो प्रोमोटर, ये जैसे ये अभी हमने बात की, सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा? प्रोमोटर और ऑपरेटर मिलकर डिसाइड करेंगे कि प्रोटीन बनानी है या नहीं। अच्छा, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद ये जो प्रोटीन है सीएपी, ये इसके जरिए डिसाइड किया जाएगा कि वो प्रोटीन स्पीड से बनानी है या नहीं बनानी। अगर वो प्रोटीन स्पीड से बनानी होगी तो ये प्रोटीन ऐड कर दी जाएगी प्रोमोटर से पहले। अगर वो प्रोटीन स्पीड से नहीं बनानी तो आप सिंपली किसको काम करने देंगे? प्रोमोटर और ऑपरेटर को काम करने देंगे, और ये प्रोमोटर और ऑपरेटर अपना काम कर लेंगे और ये स्लो प्रोसेस पे काम चलता रहेगा। लेकिन अगर स्पीड पे बनानी है तो आप ये प्रोटीन ऐड कर देंगे। यूकैरियोट्स में ऑलमोस्ट यही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, ठीक है। अब इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो जीन होता है उसके पास कितने सीक्वेंसेस मौजूद हैं, जो नंबर 1 ये डिसाइड करेंगे कि जीन ट्रांसक्राइब होगा या नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 वो ये डिसाइड करेंगे कि जीन की जो स्पीड है ट्रांसक्रिप्शन की वो क्या होगी, ठीक है। और उसके अलावा और बहुत सी चीजें जो हैं वो इस टॉपिक से हमें पता लगने वाली हैं। तो यहां से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो आपके पास ब्लू कलर में अवेलेबल है, दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए।
ये एक डीएनए का सेगमेंट है और इसमें ये जो पोर्शन है ये प्रोमोटर है। ये असल में प्रोमोटर क्यों है, क्योंकि प्रोमोटर के साथ आप लोगों को मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि आरएनए पॉलीमरेज ने कंबाइन होना होता है और आरएनए पॉलीमरेज कंबाइन होकर यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, यानी आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। अब ये जो प्रोमोटर है इसके साथ ही कुछ आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इतना खुद ही बना दूं, इतना मैं खुद ही बना दूं, तो यहीं पर मौजूद होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है वो वैसे यूकैरियोटिक सेल में जो ऑपरेटर होते हैं वो कम ही होते हैं, आमतौर पे प्रोमोटर से काम चला लिया जाता है। ऑपरेटर की जरूरत आमतौर पर प्रोकैरियोटिक सेल में पड़ती है, लेकिन फिर भी यहाँ ऑपरेटर मौजूद होता है जो कि डिसाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज को अटैचमेंट के बाद आगे बढ़ने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। क्योंकि जाहिर है, फर्ज करें कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से अटैच हो गया, अब अटैचमेंट होने के बाद यहां से ऑपरेटर अलाउ करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। यानी इसका मतलब यह है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर के साथ अटैच कर भी लेंगे, डीएनए के उस सेगमेंट के साथ अटैच कर भी लेंगे जो प्रोमोटर कहलाता है, तब भी आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है कि आपको दूसरा सिग्नल चाहिए होगा जो ऑपरेटर से इजाजत लेगा कि क्या ट्रांसक्रिप्शन शुरू की जाए या नहीं की जाए। लेकिन इसके बाद जो है आप क्या कहते हैं कि प्रोमोटर जो है यहां पे ये अटैच हो गया, फर्ज कर लिया कि ऑपरेटर जो है वो ऑन का सिग्नल देता है और आरएनए पॉलीमरेज क्या शुरू करता है, ट्रांसक्रिप्शन, बट इट इज स्लो, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, ऐसे केस में जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो इस प्रोसेस को एनहांस करवा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ग्रुप्स को आप क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप्स को आप दो तरह के नाम देते हैं। देखिए, ये जो ये जो ग्रुप्स हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, जीन्स के इस तरह के ग्रुप्स, उनको हम क्या नाम देते हैं, यहां से हम अब शुरू करेंगे। इन ग्रुप्स को इन यहां पर जैसे ये टाटा बॉक्स है, ये तो प्रोमोटर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये देखिए, सम कंट्रोल एलिमेंट्स नेम प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स, इन तमाम को, ये जो आपके सामने मौजूद है, जैसे ये कंट्रोल एलिमेंट लिखा हुआ है और ये कंट्रोल एलिमेंट लिखा हुआ है। याद रखिए, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, टू स्पीड अप द प्रोसेस, आपको चाहिए कंट्रोल एलिमेंट्स, कंट्रोल एलिमेंट्स चाहिए। ये कंट्रोल एलिमेंट्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रोमोटर से थोड़ा ऊपर मौजूद होते हैं, प्रोमोटर से पीछे का जितना एरिया है उसको आप अपस्ट्रीम का नाम देते हैं ना, तो प्रोमोटर से थोड़ा सा अपस्ट्रीम मौजूद होते हैं। इनको जो करीब मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स, और जो दूर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट्स। अब यहां टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जो प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स है उनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन जो डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप को आप क्या नाम देते हैं, उनके ग्रुप को आप नाम देते हैं एनहेंसर्स। यानी ये जो ग्रुप है, यहां लिखा भी हुआ है एनहेंसर, ग्रुप ऑफ डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट्स। ये कंट्रोल एलिमेंट्स बेसिकली किसी भी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के काम आते हैं। ठीक है, अब इसको स्पीड अप कैसे किया जाएगा, किसी भी प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल यहां से स्लो ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को स्पीड अप किया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल बी नीडिंग सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स टू अटैच विद द कंट्रोल एलिमेंट्स, जिनको आप कहेंगे एक्टिवेटर्स। देखिए, याद रखिए, टू टू कंट्रोल द कंट्रोल एलिमेंट्स, अब डायग्राम में आप लोग खुद देख लीजिए कंट्रोल एलिमेंट्स किधर हैं। टू कंट्रोल द कंट्रोल एलिमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर अवेलेबल, दो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, दो तरह की, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक वो हैं जो इन कंट्रोल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इन कंट्रोल एलिमेंट्स को बाकायदा एक्टिवेट करते हैं, उन प्रोटीन्स को आप कहते हैं एक्टिवेटर्स। दूसरे होते हैं जो इन कंट्रोल एलिमेंट्स को ऑफ करते हैं, उन प्रोटीन्स को आप कहते हैं रिप्रेसर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंट्रोल एलिमेंट्स को ऑन भी कर सकते हैं और आप कंट्रोल एलिमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल एलिमेंट को ऑन करना है तो आप एक्टिवेटर यूज करेंगे, और अगर आपने कंट्रोल एलिमेंट को ऑफ करना है तो आप जो है वो रिप्रेसर यूज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक्टिवेटर्स, अब आइए अगला आपकी जो कैम्बल है वो क्या कहती है, कैम्बल ये कहती है कि एक्टिवेटर्स दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनको कहा जाता है जनरल एक्टिवेटर्स। जनरल एक्टिवेटर्स वो होते हैं विच आर कॉमन फॉर ऑल जीन्स,
ये जितने भी जीन्स होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करने के लिए ये एक्टिवेटर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, ये प्रोटीन्स कॉमन है, ठीक है। जितने भी जीन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनको अगर आपने एक्टिवेट करना है तो उनके लिए तकरीबन एक ही फैमिली यूज होगी। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए जो एक ही फैमिली यूज होगी उसको आप जनरल एक्टिवेटर्स कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर नहीं होते। लेकिन दूसरी टाइप के एक्टिवेटर्स यानी वो प्रोटीन्स जिन्होंने एक्टिवेट करना है कंट्रोल एलिमेंट्स को या एनहेंसर्स को एक्टिवेट करना है, वो एक्टिवेटर्स जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं उनको आप कहते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्टिवेटर्स। ये वो प्रोटीन्स होती हैं विच आर पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर जीन्स, पर्टिकुलर फॉर अ स्पेसिफिक जीन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो प्रोटीन्स होंगी जो किसी भी स्पेसिफिक जीन के लिए स्पेशल होंगी, बाकी जीन्स के लिए वर्किंग नहीं करेंगी। दोबारा सुनिए, जनरल वो हैं जो तमाम जीन्स में से किसी के साथ भी अटैच हो सकती हैं, स्पेसिफिक वो हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जीन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज होती हैं, पर्टिकुलर जीन, लिहाजा उनको आप स्पेसिफिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स का नाम देते हैं। कल आपने एक और बात भी पढ़ी थी कि जो एक्टिवेटर्स होते हैं उनकी दो डोमेन्स होती हैं। अगर मैं आपको इस जगह पर समझा दूं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है वो इसको जब पढ़ेंगे तो आपके ये डायग्राम भी जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए जो आप लोगों की बुक के अंदर बना हुआ है एक एक्टिवेटर, उसके बारे में क्या या वहां मौजूद है कि किसी भी एक्टिवेटर की दो डोमेन्स होती हैं। यहाँ पर बात अब एक्टिवेटर की हो रही है, और यहाँ किस एक्टिवेटर की बात हो रही है बेटा? अब यहाँ से आगे जो एक्टिवेटर की बात गुफ्तगू शुरू हो रही है वो सारे स्पेसिफिक है, ठीक है, वो सारे स्पेसिफिक एक्टिवेटर्स हैं। स्पेसिफिक एक्टिवेटर्स जो हैं इनकी दो डोमेन्स होती हैं, एक वो होती है जिसने डीएनए के साथ बाइंड होना होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये जितना सेगमेंट है, मैंने आपको अभी क्या बताया, ये जितना सेगमेंट है ये सारा का सारा किसका सेगमेंट है? चाहे वो कंट्रोल एलिमेंट्स हो, प्रोक्सिमल हो, डिस्टल हो, या चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, फिलहाल किसके सेगमेंट्स की बात हो रही है? डीएनए के सेगमेंट्स की बात हो रही है। तो जो डीएनए का सेगमेंट है उसके साथ अटैच होने के लिए ऑब्वियसली एक्टिवेटर को एक डोमेन चाहिए होगी। जो एक्टिवेटर की वो डोमेन जो डीएनए के साथ अटैच होगी उसको डीएनए अटैचमेंट डोमेन कहते हैं। और एक्टिवेटर की वो डोमेन जो बाकी प्रोटीन्स के साथ अटैच होगी उसको आप कहते हैं एक्टिवेशन डोमेन। बाकी प्रोटीन्स का क्या मतलब है? ये खुद भी, एक्टिवेटर तो खुद भी एक अदद प्रोटीन है, तो इसको बाकी प्रोटीन के साथ अटैच होने की क्या जरूरत है? यहां से अब आपका आंसर जो है वो अब शुरू होने लगा है। ये अब जो मैं छोटा सा पैराग्राफ की सूरत में आपको पढ़ाने लगा हूं, दिस इज द थीम ऑफ दिस होल टॉपिक विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टुडे। ये देगा कि इसकी जो एक्टिवेशन डोमेन है जिसने बाकी प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन होना है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है। देखिए, कल मैंने आप लोगों से एक और बात का जिक्र भी किया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो किसी भी रेगुलेशन में हो सकता है वो ये है कि इनिशिएशन की जाए या ना की जाए, और दूसरा, इनिशिएशन के बाद उस प्रोसेस को रोका जाए या उस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाए। अगर आपने उस प्रोसेस को रोकना है तो डेफिनेटली जो प्रोटीन फैक्टर आप यूज करेंगे उनको आप कहते हैं रिप्रेसर्स, और अगर आपने उस प्रोसेस को एनहेंस करना है तो फिर आप जो प्रोटीन यूज करेंगे वो होंगी एक्टिवेटर्स, ठीक है। अब इन एक्टिवेटर्स का काम क्या है? ये एक्टिवेटर सबसे पहले जाकर ज्वाइन होते हैं किसके साथ? एनहेंसर के साथ। अब गौर कीजिएगा, ये जरा देखिए, यहां पर इस जगह पर देखिए, ये है एनहेंसर। एनहेंसर क्या है? एनहेंसर के बारे में मैं दोबारा आपको बता दूं, ये उन कंट्रोल एलिमेंट्स का ग्रुप है जो प्रोमोटर से बहुत ज्यादा फासले पर मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा मजीद डिटेल बता देता हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। बेटा, कंट्रोल एलिमेंट क्या है? कंट्रोल एलिमेंट असल में नॉन कोडिंग डीएनए है। कंट्रोल एलिमेंट इज अ नॉन कोडिंग डीएनए, पहली बात। दूसरा, प्रोवाइड द साइट। ये जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है ये साइट प्रोवाइड करता है किसके लिए? प्रोवाइड द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटर्स। अब एक्टिवेटर्स के बारे में आप कुछ कुछ समझ चुके हैं कि एक्टिवेटर ने जाकर अटैच होना होता है कंट्रोल एलिमेंट के साथ, लेकिन कंट्रोल एलिमेंट के बारे में आप थोड़ी सी मजीद डिटेल यहां पर अब सुनेंगे।
बेसिकली ये डीएनए के टुकड़े ही हैं। जैसे आप लोगों के सामने ये एक कंट्रोल एलिमेंट मौजूद है, डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। अब ये डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट जो है ये असल में डीएनए का टुकड़ा ही है, लेकिन ये डीएनए का वो टुकड़ा है जिससे आप क्या नहीं बनाएंगे, जिससे आप प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हिस्सा सिर्फ किस मकसद के लिए यूज होता है, ताकि एक्टिवेटर इसके साथ आकर अटैच हो जाए। तो कंट्रोल एलिमेंट जो है वो असल में इस एक्टिवेटर को वो साइट प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आकर ये अटैच होगा, और उसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये जो कंट्रोल एलिमेंट्स के ग्रुप्स होते हैं इस ग्रुप को आप एनहेंसर कहते हैं। अब गौर कीजिए होगा क्या। एक्टिवेटर बेटा आकर ज्वाइन हो रहे हैं। मैं जरा अगर इस डायग्राम को जूम कर दूं तो आप गौर से देखिएगा इस डायग्राम को। एक्टिवेटर जो हैं वो आकर कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ, एनहेंसर के कंट्रोल एलिमेंट्स के साथ। ये पूरा ग्रुप एनहेंसर कहलाएगा और सिंगल जो है वो कंट्रोल एलिमेंट कहलाएगा। ये एक्टिवेटर जो है ये आकर कंबाइन हो गए कंट्रोल एलिमेंट के साथ। जब ये कितने कंट्रोल एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, 3। इन तीनों के साथ जब एक्टिवेटर कंबाइन हो जाएगा तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्पीड तेज हो जाएगी, आरएनए बनने की स्पीड तेज हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, और से देखिएगा कि अगर यहां पर मौजूद है एनहेंसर और यहां प्रोमोटर है, तो जब इसके साथ इस एनहेंसर के साथ एक्टिवेटर अटैच हो जाएंगे, एक एक्टिवेटर यहां, एक एक्टिवेटर यहां और एक एक्टिवेटर यहां, जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे तो उधर से ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड तेज हो जाएगी। बट हाउ, ओ भाई आप लोगों की बुक में पता क्या लिखा हुआ है कि प्रोमोटर और डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट्स कितने फासले पे हैं, 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स के फासले पर। 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स, इतना दूर। ये ऐसे ही है कि आप जो है वो एक जगह खड़े हुए हैं और आपसे 1 किलोमीटर दूर एक बंदा खड़ा है और वो आपको कोई ऑर्डर देता है और आपका काम स्पीड अप हो जाता है। अब ये एक बड़ी ही हैरत की बात है कि इतना दूर एक एनहेंसर मौजूद है और वो किसी प्रोमोटर को ऑर्डर करेगा कि अपनी स्पीड तेज कर लो। हाउ विल इट बी पॉसिबल। यहां पर आता है एक और कॉन्सेप्ट, और वो क्या है, वो है बेंडिंग ऑफ डीएनए। याद रखिए बहुत सी प्रोटीन्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए डीएनए अपने आप को बेंड करता है ताकि एनहेंसर्स क्लोज चले जाएं किसके, प्रोमोटर्स के। तो ये देखिए अगली डायग्राम में, ये एक प्रोटीन है जिसको आप कहते हैं डीएनए बेंडिंग प्रोटीन। ये जो डीएनए बेंडिंग प्रोटीन है ये डीएनए को बेंड करती है, और डीएनए को बेंड करने के बाद आपके सामने है कि ये जो कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो ग्रुप है, ये जो एनहेंसर है, ये वाला पूरा ग्रुप जो है, ये अलोंग विद द एक्टिवेटर्स, ये 3 एक्टिवेटर्स लगे हुए हैं, ये बेंड होकर किसके क्लोज आ रहा है बेटा, ये जो ग्रीन कलर का सेगमेंट है ये प्रोमोटर है, ये बेंड होकर इसके क्लोज आ जाएगा। उसके अलावा आपको ट्रांसक्रिप्शन वाले लेक्चर से याद होगा मैंने कहा था कि सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर ज्वाइन होना जरूरी नहीं है, बल्कि इंक्लूडिंग आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ कुछ आपको मेडिएटर प्रोटीन्स भी चाहिए होती हैं। याद रखिए आरएनए पॉलीमरेज जो है, जब उसने आरएनए बनाना होता है डीएनए से, तो आरएनए को अटैच करने के लिए कुछ इजाफी प्रोटीन्स आती हैं। वो जो इजाफी प्रोटीन्स हैं वो ये मेडिएटर प्रोटीन्स हैं। इनके बारे में अगर आपने थोड़ा सा लेक्चर है लेना है तो वो ट्रांसक्रिप्शन वाला लेक्चर लाजमी लीजिएगा। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो बस आप यूं कह लीजिए कि इन्होंने आना ही आना होता है। तो अब ये सारे ये और ये कंबाइन हो जाएंगे, इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा, और उसके बाद जब ये बॉन्ड बनेगा तो फिर ये सारे किसको अपने साथ ज्वाइन कर लेंगे, ये एनहेंसर को। ये देखिए गौर कीजिए, ये मौजूद है आरएनए पॉलीमरेज, ये वाला, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये मेडिएटर्स हैं, ये सब के सब कंबाइन हो गए। इसको आप कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये वो है जो हर ट्रांसक्रिप्शन में होता है, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ ये हर ट्रांसक्रिप्शन में होगा, स्पीड हल्की होगी और ये हर ट्रांसक्रिप्शन में होगा, लेकिन इनके ऊपर ये रिसेप्टर मौजूद, ये जो है वो रिसेप्टर मौजूद है। ये क्या करेंगे
ये एनहेंसर के एक्टिवेटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और जब ये एनहेंसर के एक्टिवेटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो जो आरएनए सिंथेसिस है उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ये वो फिनोमिना है जिसके जरिए आप किसी भी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को तेज या आहिस्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहां से मैंने आप लोगों को एक और बात भी बताई थी कि जो कि कल सवाल भी आया था, और वो सवाल ये था कि वी हैव सो मच जीन्स, हाउ मेनी एनहेंसर्स डू वी नीड, हाउ मेनी एनहेंसर्स डू वी नीड। सबसे पहले यहां पर आप डेफिनेशन याद कीजिए कि एनहेंसर्स होते क्या हैं। एनहेंसर्स होते हैं ये जो ग्रुप ऑफ ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रोल एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रोल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि टोटल कंट्रोल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल कंट्रोल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, यानी कि टोटल वो नॉन कोडिंग डीएनए कितने हैं जो एक्टिवेटर के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, टोटल कंट्रोल एलिमेंट्स कितने हैं। तो बेटा आपकी बुक ये कहती है कि टोटल कंट्रोल एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 12। बस इतने से कंट्रोल एलिमेंट्स, कंट्रोल एलिमेंट्स तो होने चाहिए थे लाखों। क्यों? क्योंकि आपके पास जीन्स ही इतने ज्यादा हैं। अगर आपके पास जीन्स ही इतने ज्यादा हैं तो फिर तो आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल एलिमेंट्स होने चाहिए थे, बट नो, आपके पास कंट्रोल एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट 12, लेकिन उन कंट्रोल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बड़े अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, ये बात मैंने कल भी की थी कि अगर आपके पास 12 कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, 12 कंट्रोल एलिमेंट्स, और ये 12 कंट्रोल एलिमेंट्स जो हैं वो तीन तीन के कॉम्बिनेशन में मिलके एक एनहेंसर बनाते हैं। यानी फर्ज करें ये तीन हैं कंट्रोल एलिमेंट्स, ये तीन मिलके एक एनहेंसर बना रहे हैं। अगर ये तीन मिलके एक एनहेंसर बना रहे हैं तो अगर 12 के 12 तीन तीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलते हैं तो 12 को आप क्यूब, 12 का क्यूब लेंगे, और 12 का क्यूब का क्या मतलब है, 1728 टोटल एनहेंसर्स। ये ऐसे ही है कि आपके पास जो है वो, आपके पास जो 12 कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप तीन तीन के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर गौर कीजिए, इससे आपको ज्यादा वाज़ेह पता लगेगा। बेटा मेरे पास ये 7 कलर्स हैं इधर इधर वक्त, ये जो 7 कलर्स हैं इनको मैं तीन तीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्या कर देता हूं, तीन तीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इनका एक ग्रुप बना देता हूं। अब टोटल कंट्रोल एलिमेंट्स हो गए 7। एक एनहेंसर कितने कंट्रोल एलिमेंट्स का बना रहा हूं मैं, 3 का। तो 7 कंट्रोल एलिमेंट्स, एक एनहेंसर 3 कंट्रोल एलिमेंट्स का, तो टोटल कंट्रोल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 322। अगर मेरे पास 12 कंट्रोल एलिमेंट्स हैं और मैं तीन तीन का एक एनहेंसर बना रहा हूं तो टोटल कंट्रोल एलिमेंट्स, टोटल एनहेंसर्स जो मेरे पास बनेंगे वो होंगे 1728 एनहेंसर्स। और अगर मैं 4 कंट्रोल एलिमेंट का एक एनहेंसर बना रहा हूं, 4 कंट्रोल एलिमेंट मिला के एक एनहेंसर बना रहा हूं, तो मेरे पास टोटल 20,736 एनहेंसर्स आते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल एलिमेंट्स चाहे कम हो, इनके वेरिएबल कॉम्बिनेशंस जो हैं उसके जरिए आप बहुत ज्यादा एनहेंसर्स बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेसिकली कंट्रोल एलिमेंट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कंट्रोल एलिमेंट्स का ग्रुप कितने का बना हुआ है और कैसा बना हुआ है। कंट्रोल एलिमेंट का एक ग्रुप अगर तीन कंट्रोल एलिमेंट मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं तो इतने एनहेंसर बनेंगे। 4 कंट्रोल एलिमेंट मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं तो इतने एनहेंसर बनेंगे। इसका मतलब है कि एक ह्यूज वैरायटी ऑफ एनहेंसर्स आपके पास आ जाएगी। ये है जिसके जरिए आप रेगुलेट कर सकते हैं। अब अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये रेगुलेशन क्या हुई, इसमें रेगुलेशन क्या हुई। रेगुलेशन तो कहते हैं ऑन ऑफ करने को या इस तरह करने को, तो यहां रेगुलेशन क्या हुई। सर जो कंट्रोल एलिमेंट है इन पर मतलब स्पेसिफिक क्या अटैच होते हैं ना एक्टिवेटर हर अच्छा, कंट्रोल एलिमेंट के। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्पेसिफिक तो हर एनहेंसर के स्पेसिफिक एक्टिवेटर्स है, बिल्कुल ठीक है जी।
तो सर अगर कोई मतलब एक गलत एक्टिवेटर आगे अटैच हो जाता है तो वो उसकी स्पीड को अफेक्ट करेगा ना मतलब। ये कल भी बात हुई थी बेटे कि जो एंजाइम्स जैसे बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के लिहाज से, उसी तरह एक्टिवेटर्स अपने एक्शन के लिहाज से बहुत स्पेसिफिक होता है। उसने अपने ही कंट्रोल एलिमेंट के साथ जाकर कंबाइन होना होता है, तो ही वहां पर एक्टिवेशन होती है, वरना नहीं होती। तो गलत एक्टिवेटर नहीं आ सकता। जी, मैं जो है वो सवाल पूछ रहा था कि ये यहाँ पर रेगुलेशन क्या है, क्या रेगुलेशन हो रही है? सर देखिए, जो प्रोटीन हमें ज़्यादा चाहिए होगी उसको स्पीड अप, उसकी रेप्लिकेशन नहीं सॉरी उसकी ट्रांसलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से अगर जो प्रोटीन हमें कम चाहिए होगी तो फिर हम लोग ये कंट्रोल एलिमेंट्स के थ्रू स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये जी रेगुलेशन हुई। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि बेसिकली हम यहाँ पर प्रोटीन प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करवा सकते हैं, ये भी रेगुलेशन है। रेगुलेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी चीज को टर्न ऑन टर्न ऑफ करवा दें। रेगुलेशन का मतलब ये भी होता है कि आप उस चीज को जो है वो एनहेंस करवा सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, जिसके बाद जिस तरह मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट में आपसे पहले भी कहा हुआ है कि यू विल बी शॉक्ड, और उसके बाद आप जो है वो एकदम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि ये क्या था जिसका हमें पहले पता था लेकिन नहीं पता था। वो बात भी अभी आपको बताऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे बताइए। सर देखें, आपने जो हमें नंबर्स बताए हैं 3 के कॉम्बिनेशन के और 4 के, तो यानी कि एक एनहांसर 3 का भी बन सकता है और 4 का भी बन सकता है। तो अगर तो फिर अगर इस तरह है तो हम टोटल एनहांसर्स तो कितने ज़्यादा कर सकते हैं ना, यानी कि जो 4 से बन रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे जो 3 से बन रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो 4 से बन रहे हैं आप उनको 3 से, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मैं भी सोच रहा था कि जरूरी तो नहीं है कि एनहेंसर 3-3 के कॉम्बिनेशन में ही बनते हो या 4-4 के कॉम्बिनेशन में ही बनते हो सकता है कोई एनहेंसर ऐसा हो जो 5 के कॉम्बिनेशन में बन रहा हो। तो ये तो एक ह्यूज वैरायटी ऑफ एनहेंसर्स आ जाएगा। फिर तो सर हर जीन के लिए अपना अपना एनहांसर भी हो सकता है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। वो लिखती है ना, बुक बुक इस बात को कहती है कि एक तो एक्टिवेटर्स बहुत ज्यादा, थाउजेंड्स ऑफ एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है। एक लिहाज से जो है वो एक एक्टिवेटर, और उसके बाद एनहेंसर की भी वो बात करता है कि एनहेंसर्स भी बहुत ज्यादा हैं। ये जरा देखिएगा, यहाँ पर अभी एक सेंटेंस लिखा हुआ है। नो, यहाँ नहीं, लिखा इस जगह पर। आप लोगों को सवाल तो कीजिए, मैं वो सेंटेंस ढूंढूं। 100, सॉरी मैंने ज्यादा बता दिया। हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स। हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स का मतलब यही है ना कि एनहेंसर इतने ज्यादा हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर एक जगह काम कर रहा हो, तो उसी तरह के एक और एक्टिवेटर की किसी और जगह जरूरत पड़ जाए, तो वो वहां भी भागेगा। फिर तो वो एक जगह से उतर के दूसरी जगह तो नहीं जाएगा, तो उसको फिर जाहिर है एक और एक्टिवेटर बना के उस एनहेंसर पे अटैच करना पड़ेगा। जी बेटा जी। सर जो एक्टिवेटर है उसने इन्हांसर के साथ अटैच होना है कि एक कंट्रोल एलिमेंट के साथ होना है? बेसिकली कंट्रोल एलिमेंट्स के साथ होना है, तो क्योंकि सर वो, फिर तो हाँ हमें जी, एक्टिवेटर इतने चाहिए नहीं। नहीं क्यों, देखिए ना उसमें तो ये है ना कि मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ना आपके सेल में। आपके सेल में एक ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हो रही है। अब फर्ज करें कि एक ट्रांसक्रिप्शन है, जैसे कल येलो कलर के और ऑरेंज कलर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, एक्टिवेटर्स की बात हुई थी, और हमने दो प्रोटीन्स की बात की थी, एल्ब्यूमिन और क्रिस्टेलिन की, कि उसमें जो एल्ब्यूमिन है उसके कंट्रोल एलिमेंट डिफरेंट हैं, और जो क्रिस्टेलिन है उसके कंट्रोल एलिमेंट डिफरेंट है। तो उसके लिए एक्टिवेटर और होंगे, उसके लिए एक्टिवेटर और होंगे। लेकिन अब फर्ज करें इन दोनों में, मैं आपको यहीं से एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने में भी आसानी हो। ये जो आप लोगों के यहाँ पर कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, इनमें जो ग्रे है वो दोनों में कॉमन है, ग्रे दोनों में कॉमन है, ठीक है। फर्ज कर लिया कि ये जो दो जीन्स हैं इन्होंने एक ही सेल में ट्रांसक्राइब होना है। अगर इन्होंने एक ही सेल में ट्रांसक्राइब होना है तो आपको इस ग्रे के लिए दो एक्टिवेटर चाहिए होंगे, ना कि एक एक्टिवेटर चाहिए होगा, क्योंकि अगर एक एक्टिवेटर बिजी है तो आपको उसी टाइम पे दूसरे जीन को अगर एनहेंस करने की जरूरत पेश आ रही है तो आपको वो भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, लिहाजा वहां के लिए अलग एक्टिवेटर चाहिए होगा। हाँ, लेकिन एक और बात है ना, एक सेल में
अगर आप एक सेल की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेल में एक्टिवेटर्स की तादाद हाँ वो कम होगी। वो क्यों कम होगी? क्योंकि उस पर्टिकुलर सेल ने बड़ा ही पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स जो है वो एक्सप्रेस करना होगा, बहुत ही पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स। तो इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर सेल में एक्टिवेटर्स की तादाद कम हो सकती है। जी अच्छा जी, अब आइए बहुत ही जबरदस्त मजे की बात पे कि मैंने आप लोगों से ये कल ये बात इनकम्प्लीट रह गई थी, इस बात को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को एक मैं प्रोकैरियोटिक जीन बनाकर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक जीन में ये है प्रोमोटर, प्रोकैरियोटिक जीन में ही ये है जनाब आपका ऑपरेटर, और प्रोकैरियोटिक जीन में उसके बाद ये है कोडिंग रीजन, यानी जिससे जो है वो जिसमें 3 जीन्स मौजूद है, G1, G2 और G3। फॉर एग्जांपल 4 कर लें, 4 जीन्स मौजूद हैं G4। अब ये जो जीन्स हैं ये एक क्लस्टर में मौजूद हैं, क्लस्टर ऑफ जीन्स है, और ये मौजूद भी लीनियर सीक्वेंस में। लीनियर सीक्वेंस का क्या मतलब है? लीनियर सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये सारे के सारे एक ही लाइन में मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? अब जरा गौर कीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोमोटर पर अटैच हो जाता है ना, एक आरएनए पॉलीमरेज, इन चारों जीन के लिए ये सिंगल प्रोमोटर काफी होगा। इन चारों जीन्स के लिए सिंगल ऑपरेटर काफी होगा। चारों जीन्स के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज काफी होगा। ये एक बड़ी हैरत की बात है, विच इज ऑल्सो रिटन इन योर बुक एज वेल एज इन अदर रिसोर्सेज, कि जो प्रोकैरियोटिक जीन होता है, जो प्रोकैरियोटिक ओपेरॉन होता है, उसमें बेसिकली ये जो जीन्स होते हैं वो रेलेवेंट वर्किंग के, खास तौर पे फॉर एग्जांपल ये जो क्लस्टर है ये किसका है? ये क्लस्टर आप फर्ज कर लीजिए कि आप पिछले लेक्चर लाजमी सुनिएगा बेटा जिनके मिस हो गए हैं। ये जो क्लस्टर ऑफ जीन है ये है लैक ओपेरॉन का, ठीक है, लैक ओपेरॉन का क्लस्टर है। अब ये सारे के सारे रेलेवेंट वर्किंग कर रहे हैं, ये सारे जीन्स जो हैं ये रेलेवेंट वर्किंग कर रहे हैं। अब इन रेलेवेंट वर्किंग जीन्स के लिए आपको एक ही प्रोमोटर रिक्वायर होगा, एक ही ऑपरेटर रिक्वायर होगा, और आप इन सब की क्या कर लेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे। ओके फाइन। अच्छा, अगर आपको एक ही प्रोमोटर रिक्वायर है, एक ही ऑपरेटर रिक्वायर है, तो ये तो बड़ी हेल्पफुल बात है। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब आइए यूकैरियोटिक सेल की तरफ। यूकैरियोटिक सेल में आपको पता लगता है, ले जी यहां पर अब ये एक बड़ी ही जो है वो बात आने लगी है। यूकैरियोटिक सेल के हवाले से आपको पता लगता है कि रेलेवेंट वर्किंग जीन्स, कितने क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं बेटा टोटल? वर्किंग जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमेटिन थ्रेड्स, डिफरेंट एंड डिस्टेंट, ये भी एक साथ बात लिखेंगे, डिफरेंट एंड डिस्टेंट क्रोमेटिन थ्रेड्स। यहां पर जो रेलेवेंट जीन्स हैं प्रोकैरियोट्स में वो इकट्ठे मौजूद थे, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो रेलेवेंट जीन्स हैं जिन्होंने रेलेवेंट वर्किंग करनी है वो डिफरेंट क्रोमेटिन थ्रेड्स पर मौजूद है। मैंने अभी सवाल किया था कितने क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं? सर 46। 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं आपके पास, ठीक है। अब एक आपने टोटल 3 जीन्स, ये कल मैंने ये डायग्राम बनाई थी, चलें इसको दोबारा से कंसल्ट करते हैं। आपने अगर 3 जीन से वर्किंग करवानी है तो एक जीन आपको लेना है क्रोमोसोम नंबर 1 से, एक जीन आपको लेना है क्रोमोसोम नंबर 2 से, एक जीन आपको लेना है क्रोमोसोम नंबर 3 से। ये तीनों जीन्स हैं जो कंबाइंड वर्किंग करते हैं, जो रेलेवेंट वर्किंग करते हैं, लेकिन ये तीनों डिफरेंट क्रोमेटिन थ्रेड्स पर मौजूद हैं। ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू ब्रिंग दीज क्रोमेटिन थ्रेड्स क्लोजर। यहां पर आप देखिएगा, इनको क्लोजर लाके इनको एक ही जगह पर पर्टिकुलर वर्किंग करवानी होगी। ये देखिएगा, आर टिपिकली स्कैटर्ड, ये सेंटेंस जरा इसको आप देखते रहिएगा, यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस पढ़ने के बाद हम आगे मूव करते हैं। को एक्सप्रेस यूकैरियोटिक जीन्स are typically scattered over different chromosomes. Here, coordinate gene expression depends on association of specific combination of control elements with every gene of a diverse group. यानी ऐसी सूरत में आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्या चीज?
कंट्रोल एलिमेंट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि वो जो इतने बिखरे हुए जीन्स हैं वो इकट्ठे ला सके। गौर कीजिएगा, एक्टिवेटर प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइज द कंट्रोल एलिमेंट्स बाइंड टू देम प्रोमोटिंग साइमल्टेनियस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स नो मैटर वेयर दे आर इन द जीनोम। अब गौर कीजिएगा, ये मैं आपको एक जो है वो डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये जो है वो आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, वो कहता है कि ऑल्दो ईच क्रोमोसोम हैज इट्स ओन टेरिटरी। अच्छा, आपको एक बात पता है कि ये जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, इनकी टेरिटरीज होती हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स बड़े ही पर्टिकुलर अंदाज से अपनी अपनी टेरिटरी में होते हैं, ये बिखरे हुए नहीं होते, अपनी अपनी टेरिटरी में मौजूद होते हैं। अगर रेलेवेंट वर्किंग जीन्स को एक जगह पर लेकर आना हो तो वहां से क्रोमोसोम के लूप्स इकट्ठे लाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहां इधर देखिए, एक टेरिटरी है ये वाली, एक टेरिटरी है ये, एक टेरिटरी है ये, एक टेरिटरी है ये, और यहां पर अपने सारे के सारे रेलेवेंट क्रोमेटिन थ्रेड्स मौजूद हैं। क्या होगा कि हर टेरिटरी से रेलेवेंट वर्किंग जीन्स को क्या लाया जाएगा, लूप की फॉर्म में इकट्ठे लाया जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि इनको इस फॉर्म में क्या करना पड़े, इस फॉर्म में इनको ट्रांसक्राइब करना पड़े। ये देखिए, वो कहता है लूप्स ऑफ क्रोमेटिन मे एक्सटेंड इनटू अदर साइट्स इन द न्यूक्लियस। मे का क्या मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्रोमोसोम आपको जीन्स इकट्ठे लाकर ट्रांसक्राइब करने पड़े, इकट्ठे एक जगह लाकर। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्टिवेटर्स को भेज दें कि जाओ और इन जीन्स को जाकर क्या करो, इन जीन्स को ट्रांसलेट करो। मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों एक ही टेरिटरी में आए, दरमियान के टेरिटरी में आए। अब ये देखिए, इसकी और इसकी टेरिटरी दूर है, इनके दरमियान में कॉमन पॉइंट ये है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम कहते हैं कि जो चाइना और ये जो ममालिक हैं, किसी एक मुल्क के दरमियान में, हाँ, इसकी बड़ी सुथरी एग्जांपल ये है कि जो बांग्लादेश है उसके और पाकिस्तान के दरमियान में इंडिया मौजूद है, तो कॉमन टेरिटरी जो है वो इंडिया है उस जगह पर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो है वो, फॉर एग्जांपल, इसको आप मशरकी पाकिस्तान कह लें, इसको आप मगरबी पाकिस्तान कह लें, और ये दरमियान में इंडिया मौजूद है। इत्तेफाकी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के कलर भी सेम हो गए। तो अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि इन जगहों से जो क्रोमेटिन लूप्स हैं उनको लाकर इस जगह क्या किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन की जाएगी। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री कहला रही है। some of these sites are transcription factories that are occupied by multiple chromatin loops from the same chromosome। मतलब ये है कि आपको सम टाइम एक ही क्रोमोसोम को लूप बनाने पड़ते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, आपके सामने ब्लू वाले क्रोमोसोम के दो लूप मौजूद हैं। ब्लू वाला जो क्रोमोसोम है उसके दो लूप मौजूद हैं, ग्रीन और रेड का एक है। इसका मतलब ये है कि सम टाइम आपको ये लूप्स इकट्ठे लाने पड़ते हैं, और सम टाइम आप इन लूप्स को अलग अलग भी ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से सवाल लेता हूं। every gene whose transcription is stimulated by as a control element recognized by hormone receptor, this is how। अच्छा जी, अब आइए, मैं अब आपको सबसे पहले जो है वो एक आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग की दावत देता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है मेरे पास फिलहाल ऑनलाइन जो है मैं यही दावत दे सकता हूँ, खाने की दावत हो नहीं सकती, तो मैं आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की दावत देता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने ये करनी है कि मुझे बताइए हार्मोन का मतलब क्या होता है। केमिकल सिग्नल्स। केमिकल क्या चीज? कैसे केमिकल्स जो रिलीज होते हैं हमारे ग्लैंड से। ओके, और सर केमिकल मैसेंजर ही होता है। ओके, हाय हाय, रेगुलेशन भी नहीं करते। हाँ, रेगुलेशन में पार्ट प्ले करते हैं। हार्मोन का मतलब क्या होता है? मतलब से अर्थ है भाई, दुनिया जो है वो उसमें मतलब चलता है। हार्मोन का मतलब होता है एनी केमिकल दैट स्पीड्स अप, टू स्पीड अप। हार्मोन का मतलब होता है रेगुलेशन। बेसिकली आपने कहा था, लेकिन मैं उसका मतलब पर्टिकुलरली पूछ रहा था। बेटा, ये जो
एनहेंसर्स और एक्टिवेटर्स वाला खिलवाड़ है ना, ये हार्मोन करते हैं। यानी एनहेंसर्स पे जाकर एक्टिवेटर्स को अटैच करना या एनहेंसर्स को क्लोज लाना ताकि एक्टिवेटर उसके ऊपर कंबाइन हो सकें, ये काम हार्मोन्स करते हैं। यानी अगर आपके सेल में, आपने गौर किया मेरी बात के ऊपर, अगर आपके सेल में एक प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही थी लेकिन उस टाइम पे उसकी नीड ज्यादा हो जाएगी, तो हार्मोन आकर उसको क्या करेगा, उसको आकर स्पीड अप कर देगा। एंड आई बिलीव दैट दिस इज फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ कि आपको पता लगा कि हार्मोन करता क्या है। आपको ये तो पता था कि वो रेगुलेशन करता है, ये तो पता था कि वो बहुत से मामलों में कंट्रीब्यूट करता है, बट हाउ, किसी भी प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को स्पीड अप कैसे करता है? तो ये प्रोसेस है। स्टेरॉइड्स आकर हमारी डेवलपमेंट को स्पीड अप कैसे कर देते हैं? ये आंसर है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कैसे स्पर्म प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन करवा देते हैं? टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस करवा देते हैं? आपके पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, उसने स्टेरॉइड प्रोड्यूस करवानी होती है, वो कैसे करवा देता है? बेटा ऐसे करवा देता है। यहां पर आप देखिएगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है, ये देखिए, अ स्टेरॉइड हार्मोन फॉर एग्जांपल enters a cell and binds to specific intracellular receptor protein forming a hormone receptor complex. इसका आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? Every gene whose transcription is stimulated by a particular steroid hormone, regardless of its chromosomal location, this is the most important point, regardless of its chromosomal location, वो कहाँ मौजूद है, वो 10 किलोमीटर के फासले पर भी है, has a control element recognized by the hormone receptor complex. This is how estrogen activates a group of genes that stimulate cell division in uterine cells, preparing the uterus for pregnancy. नेक्स्ट आइए, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। आपको ये बात, वैसे आप लोग क्या ये मुझे बता सकते हैं कि कौन से हार्मोन हमारे सेल में एंटर होते हैं और कौन से हार्मोन सेल के बाहर से काम करते हैं? सर एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन वाले। नो 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 नो, कौन से डकलेस। हार्मोन? नो नो, डकलेस वाली बात नहीं हो रही, बात यहाँ हार्मोन की हो रही है, बात यहाँ सिक्रीशंस की नहीं हो रही, बात यहाँ हार्मोन्स की हो रही है। सर जो लार्ज, जो ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना हार्मोन्स की, वो बाहर रहते हैं, जो छोटे हार्मोन्स होते हैं सेल के अंदर होते हैं। ओके, और कोई पॉइंट? बेटा वो हार्मोन जो लिपिड बेस्ड कंपोजिशन होती है वो सीधा सेल के अंदर एंटर होते हैं, और ऐसे सिर्फ कौन से होते हैं? स्टेरॉइड्स। सिर्फ स्टेरॉइड्स होते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते, ठीक है? ऐसे हार्मोन सिर्फ स्टेरॉइड्स होते हैं, बाकी तमाम सेकंड मैसेंजर सिस्टम के हवाले से वो करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। सेकंड मैसेंजर सिस्टम का क्या क्या मतलब होता है कि वो बाहर से एक रिसेप्टर में चेंज ले आते हैं और वो रिसेप्टर आगे कास्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। वो आप लोगों को याद होगा, हमने उसमें भी बात की थी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स में भी बात की थी। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं? बाहर से एक स्टिमुलस रिसीव करते हैं और उसके बाद उनके अंदर एक कास्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वो जो नॉन स्टेरॉइडल हैं वो ये काम करते हैं कि वो असल में जो वो बाहर से ही किसी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फॉर साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी, ठीक है? तो ये जो साइक्लिक एएमपी होता है, इसको बाहर से आगे कोई हार्मोन एक्टिवेट करता है और ये अंदर आगे क्या शुरू कर देता है? एक रिएक्शन का कास्केड स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही ये यहाँ पर इस तरह की वर्किंग होती है। अच्छा, ये जब काम करते हैं तो यहाँ पर देखिए उसकी वर्किंग भी लिखी हुई है। वो कहता है कि सच मॉलिक्यूल्स कैन कंट्रोल जीन, यहाँ पढ़ रहा हूं मैं यहाँ से, such molecules can control gene expression indirectly by triggering signal transduction pathways that lead to activation of particular transcription activators of repressors or repressors. Such pathways is same for steroid hormones, इसी तरह का जो है वो pathway होता है।
यहाँ पर भी थोड़ी सी बातें लिखी हुई हैं, इसको भी मैं देख लेता हूँ। आप लोगों के सवाल हैं? नहीं, बस यहीं पर है, ये इतना ही है। ये न्यूक्लियर आर्किटेक्चर बेसिकली ये वही है जो इन्होंने बताया हुआ है ना, कि जो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नॉट कंप्लीट। और जी आप लोग सवाल कीजिए। सर यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड की वजह से ही डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। जी जी ऐसे ही ऐसे ही। असल में होता ये है ना कि बाकी जो होते हैं ना उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब वो एंटर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो डाइपेप्टाइड भी है ना, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड से बना हुआ है लेकिन डाइपेप्टाइड है, 2 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो तब भी क्या होगा कि जब वो एंटर होने की कोशिश करेगा ना, तो डाइपेप्टाइड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकता। इवन ग्लूकोज को डिफ्यूज होने में बहुत मुश्किल होती है, ग्लूकोज के ऊपर भी चार्ज है, तो बहुत मुश्किल होता है ग्लूकोज का गुजरना। इसीलिए आपको इंसुलिन चाहिए होती है ग्लूकोज को सेल में एंटर करवाने के लिए। बात हो चुकी है हमारी पहले। तो इसमें ये होता है कि फिर आपको बाहर से एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे स्विच ऑन करें तो लाइट चल जाती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बाहर से स्विच ऑन करना पड़ता है। जी सर जो आपने वो ट्रांसक्रिप्शन का बताया कि वो क्रोमोसोम्स को टेरिटरी दी जाती है, वो किस बेस पे उनको टेरिटरी दी जाती है? ये अभी मैं यही बात पढ़ रहा था। डिफरेंट लूप फ्रॉम द सेम क्रोमोसोम एंड लूप्स फ्रॉम अदर क्रोमोसोम मे कॉन्ग्रीगेट इन सच साइट्स, सम ऑफ विच आर रिच इन आरएनए पॉलीमरेजेस। होता ये है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, किसी एक पर्टिकुलर सेल में पर्टिकुलर एरियाज में आरएनए पॉलीमरेजेस ज्यादा होते हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि आप किसी दूसरे क्रोमेटिन का लूप लाकर वहां पर उसी जगह पर रख दें, ताकि वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज जो वर्किंग कर रहे हैं वो उस तक पहुंच के जल्दी से उसको ट्रांसक्राइब कर दें। वो यहीं पर जो है वो बात मेंशन है, यही बात अभी मैं पढ़ रहा था। लाइक ए रिक्रिएशन सेंटर दैट ड्रॉज मेंबर्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट नेबरहुड्स, these so-called transcription factories are thought to be areas specialized for a common function। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। ये यही सेंटेंस में ढूंढ रहा था। जी सर ये लाइन फिर से रिपीट कर देंगे? मैं करता हूँ। वो कहता है कि that loops of chromatin extend from individual chromosomal territories into specific site in the nucleus। यानी ये 3 टेरिटरीज हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के क्रोमेटिन थ्रेड्स यहाँ मौजूद हैं, पर्टिकुलर टाइप के यहाँ मौजूद है, पर्टिकुलर टाइप के यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, यहाँ से डिफरेंट लूप्स फ्रॉम द सेम क्रोमोसोम एंड लूप्स फ्रॉम अदर क्रोमोसोम्स में कॉन्ग्रीगेट इन सच साइट्स, उनको इकट्ठा किया जाता है। सेम क्रोमोसोम से 2 लूप्स आ सकते हैं और डिफरेंट क्रोमोसोमल साइट से लूप्स आ सकते हैं उस एक जगह पर जहां आरएनए पॉलीमरेजेस काफी ज्यादा होते हैं और ये एक्टिवेटर्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। अदर क्रोमोसोम some of which are rich in RNA polymerases and other transcription associated proteins। यहाँ पर प्रोटीन्स काफी ज्यादा होती हैं, जैसे एक्टिवेटर्स भी ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। जी बेटा। सर जैसे आपने बताया कि जो प्रोटीन के जीन्स हैं, 2-3 प्रोटीन जिन्होंने एक साथ काम करना है, उनके जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स में, तो इन सब क्रोमोसोम का जो ये लूप बना हुआ है, ये एक साथ इसलिए होंगे कि इन जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, जो भी है ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होगी, वो इसलिए होगी कि जो प्रोटीन जिनका सेम फंक्शन है उनको एक साथ ट्रांसक्राइब कर लिया जाए, उनकी सारी चेन्स को एक साथ ट्रांसक्राइब किया जाए। और सर जो आपने हार्मोन्स का बताया कि रिएक्शन स्पीड अप करते हैं, लेकिन सर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सर ये तो स्टिमुलेट करते हैं ना रिएक्शंस को, मतलब बेसिक काम तो इनका स्टिमुलेट करना है कि अगर ये होगा तो अगला वाला स्टेप होगा ना। ये आपने बहुत अच्छी बात की बेटा। देखिए सम टाइम नेम इज कंफ्यूजिंग, नेम जो है वो चीज का आपको कंफ्यूज कर रहा होता है। थायरॉक्सिन जो है वो आपको क्या लगता है कि एक टाइम पर आकर हमारे हार्मोन कम होने की वजह से, 30 की एज के बाद हमारे हार्मोन्स कम होने की वजह से हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हो तो रही होती है, लेकिन स्लो क्यों हो जाती है? वो यही वजह है, हो रही हैं, काम चल रहा है। जैसे आप में से बहुत से लोग, अल्लाह ना करे, लेकिन ये बड़ी आम बीमारी है और हमें नहीं पता होता कि हम में से बहुत से लोगों को एक खास एज में 20 से ऊपर जाके, 18 से ऊपर जाके, 25-26 पे जाकर
हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हम बहुत सुस्त फील करते हैं। दो रीजंस होती हैं बहुत सुस्त फील करने की, या शुगर या हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर कोई और है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही दो होती है, खुदा ना खास्ता और भी कोई रीजन हो सकती है। जैसे आप एक होता है ना, बाज़ औक़ात एक पर्सन है ही ऐसा लेथार्जिक है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हम बहुत सुस्त हो जाते हैं। अब क्या ऐसे टाइम पे हम एक्टिविटीज नहीं कर रहे होते? हम एक्टिविटीज कर रहे होते, लेकिन हमारी एक्टिविटीज में वो स्पीड नहीं होती। तो समटाइम द नेम इज कंफ्यूजिंग बट द प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वो जो स्टिमुलेटिंग आप कह रही है ना, उसमें स्टिमुलेट का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी चीज को इंक्रीज करना। जी आज बच्चे सर क्या आप करूँ? जी जी समीना बोलिए बोलिए। सर आपने बताया कि किसी क्रोमोसोम से मतलब 2 लूप्स आते हैं, तो वो किस वक्त आते हैं? जब एक जीन एक लूप पे और दूसरा जीन दूसरे लूप पे होता है तभी दोनों आते हैं टेरिटरी में। बेटे आपकी आवाज कट गई समीना, थोड़ी सी। एक जीन एक क्रोमोसोम पे क्या कह रही थी आप? सर आपने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेरिटरी फॉर्मेशन में एक क्रोमोसोम के लूप्स निकला होते हैं, involve होते हैं, तो वो किस वक्त होता है कि जब एक जीन एक लूप पे और दूसरा जीन दूसरे लूप पे होता है उस वक्त? जी जी तभी होगा। राइट, अगर एक जीन कंप्लीट वर्किंग कर रहा है तो फिर आपको लूप नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, उसमें आपको लूप तब बनाना पड़ेगा जब एक जीन जो है वो ऐसी जगह पर है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री से दूर है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री हमने किसको नाम दिया? ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री हमने उस रीजन को नाम दिया जहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेजेस काफी ज्यादा हैं। वो एक पर्टिकुलर रीजन होगा जिसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री का नाम दे देते हैं। तो फिर अगर वो जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री से दूर है तो चाहे वो सिंगल भी है, आपको खींच के उसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा ताकि वो वहां पर ट्रांसक्राइब हो। सुमेरा या जोहा में से भी किसी का माइक ऑन हुआ था बेटा? है किसी का क्वेश्चन आप दोनों में से? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। ओके। सर वैसे आज लेक्चर रिपीट हुआ है तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ गई है। हाँ, वो असल में मैं एक तो वो ये है कि रिकॉर्डिंग उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा है ही नहीं जिसकी रिकॉर्डिंग माफ की जाए। दूसरा ये है कि वो एक रिपीट हो, रेपिटेशन हो गई तो अच्छा हो गया।